Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called Game of Thrones. आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 2 की बात करने वाले हैं। जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से सर्सी लैनिस्टर के आदेशों पर शहर के सारे नाजायज बच्चों को बनवा दिया गया था, जो कि जॉन एरिन, रॉबर्ट बेराथियन और बाकी किसी लॉर्ड से संबंधित थे। और इसी के साथ हमें दिखाई जाती है आर्या, जो कि अब गैंड्री के साथ मिलकर अपने एक रक्षक जिसका नाम होता है योरेन, ये सभी मिलकर वॉल की तरफ जाने लगते हैं। मगर इस वक्त राजा यानी कि जॉफरी के सैनिक उन सभी को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और योरेन से कहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई नाजायज है। तो योरेन उन्हें बताता है कि हम सभी वॉल की तरफ जा रहे हैं और इन सभी को नाइट वॉच बनना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा हिंट मैं आप सभी को दे देता हूँ। बेसिकली जो भी इंसान या जो भी शख्स नाइट वॉच के लिए अपनी एंट्री करवा लेता है, तो भले ही अब उसके ऊपर कितना ही बड़ा इल्जाम क्यों ना हो, वो सारे के सारे माफ हो जाते हैं, क्योंकि नाइट वॉच की ड्यूटी कोई एक जुल्म से कम नहीं है। मगर जाने से पहले वो दोनों ही सैनिक गैंड्री का नाम उन सभी लोगों को बता देते हैं और कहते हैं कि हमें एक शख्स की तलाश है जिसका नाम है गैंड्री, और राजा को उसकी बेसब्री से तलाश है। आप में से किसी ने भी अगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी तो राजा उसे इनाम देंगे। मगर अब जैसा कि वो सिर्फ दो ही वहां पर थे और योरेन के साथ में काफी सारे लोग, इसी वजह से वो डर कर वहां से चले जाते हैं। मगर जाने से पहले वो योरेन को कहते हैं कि हम लौट कर जरूर आएंगे और एक बड़ी टीम को यहाँ पर लाएंगे। वहीं पर किंग्स लैंडिंग में सीन दिखाया जाता है ट्रियन पर, जो कि अब शिया से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंचता है। मगर वहां तो लॉर्ड वेरिस ऑलरेडी बैठा होता है, जो कि शिया के साथ में बातें कर रहा होता है। तो ट्रियन उसे वहां देखकर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वेरिस उसे हंसता हुआ बताता है कि मुझे तुम्हारे और शिया के बारे में सारे राज पता हैं। अगर तुम्हें मालूम ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं, हैंड ऑफ द किंग बनाने से पहले टाइवन लैनिस्टर यानी तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, और साथ ही इस बात के इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि ट्रियन यहाँ पर किसी भी दूसरी औरत को न लाए, मगर तुम तो यहाँ पर लेकर आए हो। अब ये बात सुनकर ट्रियन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने सारे रूल सिर्फ उसे ही पता थे, आखिर ये सारी बातें वेरिस को कैसे पता चली, इसलिए वो शॉक में होता है। मगर तभी वेरिस उसे ये कहकर टाल देता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे राज सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखूंगा, वो मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्त होते किस लिए, राज छिपाने के लिए ही तो होते हैं। और इसके बाद में ट्रियन और साथ ही वेरिस अब सभी अपनी उस काउंसिल में पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर सर्सी लैनिस्टर अपने दूसरे आदेश सुना रही होती है। या इनकी चल रही मीटिंग में उसका एक कजन भाई एल्टन लैनिस्टर भी पहुंचता है, जिसे कि अब रॉब स्टार ने भेजा होता है अपने एक पत्र के साथ में। और इस पत्र में वही सारी शर्तें थी, जैसे कि आर्या और साथ ही सांसा को वापस लौटा देना, लैनिस्टर्स के साथ में एक साझा कर लेना, और स्टार्क परिवार पर जो भी ब्लेम्स लगाए गए हैं उन सभी को हटा देना। मगर इन सारी शर्तों को देखने के बाद में सर्सी को गुस्सा आता है और वो उस लेटर को वहीं पर फाड़ देती है और अपने भाई से कहती है कि रॉब स्टार को जाकर कह देना कि हम उसकी कोई भी शर्त नहीं मानने वाले हैं, ये जंग तो होकर ही रहेगी। लेकिन तभी वहां पर मैस्टर कहते हैं कि कुछ करने से पहले एक पल के लिए रुको, मेरे पास जस्ट अभी अभी वॉल से एक और लेटर है, जिसमें कमांडर लॉर्ड ने ये लिखा है कि अब सर्दियां शुरू होने वाली है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में वाइल्डिंग्स और साथ ही व्हाइट वॉकर्स का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए लॉर्ड कमांडर ने हमसे हमारी सेना की एक टुकड़ी मांगी है। तो सर्सी उन्हें वो टुकड़ी देने से मना कर देती है और कहती है कि अभी हमें हमारे राज्य के लिए सेना की जरूरत है, इसलिए अभी उनके पास में जो सेना है उन सभी को उन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा। ये लेटर इस वक्त तक ट्रियन के हाथ में आ चुका होता है और वो उसे पूरा पढ़कर कुछ एक लाइंस सर्सी को बताता है और कहता है कि कुछ ही वक्त पहले लॉर्ड कमांडर पर एक ऐसे शख्स ने हमला किया जो कि एक दिन पहले ही मर चुका था। तो सर्सी कहती है कि ये तो बस हमसे हमारी सेना पाने की एक चाल है, इनकी किसी भी बातों पर ध्यान मत दो। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अब डेनेरिस पर, जो कि समुद्र किनारे बैठकर अपनी बाकी बची टीम के साथ में उन 4 लोगों का इंतजार कर रही होती है, जिसे उसने एक दिन पहले 4 अलग अलग दिशाओं में भेजा होता है। और तभी उनमें से एक घोड़ा वापस से आता है और जब पूरी टीम मिलकर उस घोड़े को चेक करती है तो पता चलता है कि इस घोड़े के साथ में जो सवारी उस डायरेक्शन में गया था, उन सभी ने उसे काट कर उसका गला वापस से इस घोड़े के साथ में भेजा है। इसका मतलब ये था कि जिस मोड़ पर ये सभी लोग खड़े हैं, यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं आने वाला है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है थियोन ग्रेजॉय पर, जो कि अपने पिता बैलन ग्रेजॉय से मिलने के लिए शिप के अंदर जाता है और अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पर वो एक बंदी से इंटीमेट भी होता है। इसके बाद में थियोन ग्रेजॉय अपने पिता बैलन ग्रेजॉय के आयरन आइलैंड पर पहुंच जाता है और तभी उसकी मुलाकात यारा ग्रेजॉय से होती है, जो कि बेसिकली थियोन की बहन ही होती है। मगर इस वक्त तक थियोन को ये पता नहीं होता कि वो उसकी सिस्टर है। वो तो ये समझ रहा होता है कि ये लड़की जरूर उसके पिता की कोई असिस्टेंट होगी और अब वो यारा के साथ में मिलकर उसी के घोड़े पर बैठकर अपने पिता बैलन ग्रेजॉय के बड़े से महल के अंदर जाने लगता है। हालांकि रास्ते में जाते वक्त वो उसके साथ काफी सारी छेड़खानी भी कर रहा होता है, मगर यारा उस वक्त उसका कोई भी जवाब नहीं देती। अब महल में आ जाने के बाद में थियोन अपने पिता बैलन को रॉब स्टार्क के साथ मिलने के लिए कहता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर हम लोग जंग जीत गए तो वो आपको आयरन थ्रोन पर बिठा देगा और सातों किंगडम्स का राजा बना देगा। मगर इनकी चल रही बातों में वहां पर यारा पहुंच जाती है। तो पहले तो थियोन ग्रेजॉय ये सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। तब वहां पर उसके पिता बैलन उसे बताते हैं कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो तुम्हारी
तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारी बहन यारा ग्रेजॉय ने ही यहाँ पर सारी की सारी कमान संभाली थी। और जैसे ही वो उसका नाम सुनता है यारा ग्रेजॉय, यानी कि वो उसकी बहन है, तो उसके तो मानो होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे अपनी पास्ट की हुई गलतियों पर पछतावा होता है कि किस तरीके से घोड़े पर बैठकर उसने क्या क्या हरकतें यारा के साथ में करी थी। अब यहाँ पर बैलन ग्रेजॉय अपने बेटे थियोन से कहता है कि ना तो वो लैनिस्टर्स की तरफ से लड़ेगा और ना ही वो स्टार्क की तरफ से लड़ेगा, क्योंकि वो एक शांति प्रिय राजा है और उसे झगड़े पसंद नहीं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड बेलिश के वेश्यालय में, जहाँ पर सारी की सारी प्रोस्टिट्यूट अपना काम करने में ठीक से मन नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि उन सभी वेश्याओं को पता था कि थोड़े ही दिनों पहले सर्सी लैनिस्टर्स के आदेशों पर सारे के सारे नाजायज बच्चों को जान से मरवा दिया गया। और क्योंकि कुछ वेश्याएं तो उनमें से ही एक दूसरे के साथ में रिश्ता रखा करती थी, इसी वजह से उन सभी का काम से मन उठ चुका होता है। तो वहां पर लॉर्ड बेलिश आकर उन सभी को धमकाता है और कहता है कि अगर तुम सभी ने कस्टमर्स का ठीक से ध्यान नहीं रखा और या फिर अपने काम में आनाकानी करी तो एक एक को जान से मरवा दिया जाएगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ट्रियन लैनिस्टर पर, जिसने अब इस शहर के कमांडर को अपने रात को खाने पर बुलाया होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर किसके आदेशों पर आपने इस शहर के नाजायज बच्चों को जान से मरवा दिया। तो वो कमांडर उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। इस वजह से ट्रियन को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अब उसे पद से हटाकर उसे वॉल की तरफ भेज देता है एक नाइट वॉच बनने के लिए, और अब उसकी जगह पर अपने बंदे ब्राउन को इस शहर के कमांडर की उपाधि दे देता है। अब हालांकि ये खबर सर्सी लैनिस्टर तक भी पहुंच चुकी होती है, तो वो सभी के जाने के बाद में ट्रियन से मिलने के लिए उसके कक्ष में आती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने शहर के कमांडर को क्यों बदला, आखिर इसके पीछे क्या रीजन था। अब इस वक्त तक यहाँ पर ट्रियन को भी ये बात पता चल चुकी थी कि ये पूरे हत्याकांड के पीछे सर्सी लैनिस्टर का ही हाथ था। तो वो उसकी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि तुमने जो भी किया है वो गलत किया है, क्योंकि ऐसा करने के बाद तो जिन लोगों पर हमारा राज चला करता था, हम उन लोगों को आदेश दिया करते थे, अब उनमें से कोई भी लोग हमारा आदेश नहीं मानेंगे, आखिर हमारी सत्ता कैसे चलेगी। तो इन सभी बातों को सुनकर वहां पर सर्सी ट्रियन को बताती है कि ये सारे के सारे आदेश मैंने पास नहीं करे, बल्कि तुम्हारे राजा जॉफरी बैराथिन ने पास करे। तो ये बात तो सुनने के बाद में ट्रियन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आखिर एक 14 साल का बच्चा इतने कड़े नियम कैसे लागू कर सकता है। साथ ही यहाँ पर ट्रियन अपनी बहन सर्सी को उसके बेटे जॉफरी के बारे में भी पूछता है कि आखिर ये किसका बेटा है, ये तो नाजायज है, मुझे खबर आई है ये जेमी का बेटा है। मगर वहां पर सर्सी कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से उठकर चली जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है सर डेवॉस की तरफ, जो कि अपने बेटे के साथ में अपने पुराने दोस्त जो कि एक समुद्री लुटेरा होता है उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं। और साथ ही डेवॉस अपने पुराने दोस्त यानी कि जो पायरेट होता है उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ स्टैनिस बराथियन के लिए लड़ो तो बदले में मैं तुम्हें काफी सारा सोना और दौलत शौहरत दे सकता हूँ। तो वो पायरेट उससे कहता है कि बदले में मुझे सोना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मुझे सर्सी लैनिस्टर के साथ में एक रात भी गुजारनी है। तो डेवॉस उसे कहता है कि शायद तक जीतने के बाद में गोल्ड तो तुम्हें मिल जाएगा, मगर सर्सी के साथ एक रात का मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता। और अब यही बात डेवॉस आकर अपने होने वाले राजा यानी कि स्टैनिस बराथियन को बता देता है कि उसका दोस्त मान चुका है, वो अब अपनी टीम हमारी टीम के साथ मिलाकर लैनिस्टर्स के खिलाफ एक जंग लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी वियर्ड थिंग ये होती है कि जब यहाँ पर स्टैनिस अपने सलाहकार डेवॉस से बात कर रहा होता है तो वहां पर मेलिसेंड्री स्टैनिस को कुछ दूसरे ही इशारे कर रही होती है। तो वहां पर इन सभी बातों को जल्दी निपटाते हुए स्टैनिस डेवॉस को उस रूम से जाने के लिए कह देता है और उसके बाद में मेलिसेंड्री और साथ ही स्टैनिस के बीच में एक इंटीमेट सीन हमें दिखाया जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रास्ते में, जहां पर अब आर्या गेंड्री से पूछती है कि आखिर लोग तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पीछे क्यों आते हैं। तो गेंड्री उसे बताता है कि ऐसा कई बार हुआ है जब लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे पीछे आए। कभी एक बार आए थे जॉन एरिन, मगर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में आए तुम्हारे पिता यानी कि नेड स्टार्क, उनकी भी डेथ हो गई और अब मुझे ढूंढवाने के लिए भेजा गया है ट्रियन लैनिस्टर ने। अब यहाँ पर एक और कूल बात हमारे सामने आती है कि जो भी हैंड ऑफ द किंग गेंड्री को ढूंढने के लिए आया है वो जल्दी ही मर जाता है। तो क्या इस बार ट्रियन लैनिस्टर के साथ में भी ऐसा होगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ पर इन दोनों की ही बातचीत के बीच के अंदर गेंड्री को पता चल जाता है कि आर्या कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, क्योंकि इस वक्त तक यूरेन ने यहाँ पर आर्या को एक लड़की की तरह बनाकर इन सभी के सामने प्रेजेंट किया था, क्योंकि लड़कियों का वॉल पर कोई काम नहीं होता। और अब जैसा कि आर्या की सच्चाई गेंड्री के सामने आ चुकी होती है तो वो बताती है कि वो नेड स्टार्क की बेटी है, जिसके पिता की थोड़े दिन पहले ही जॉफरी ने सरेआम गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतरवा दिया था। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है वॉल की तरफ, जहाँ पर सैम और उसके कुछ दोस्त रात के खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पर क्रेस्टर की बेटियां भी शामिल होती है और वो खाना पकाने के लिए जा ही रही होती है। मगर तभी वहां पर जॉन का वुल्फ आकर एक लड़की को परेशान करने लगता है, तो वहां पर उसकी मदद करने के लिए सैम पहुंच जाता है। और हालांकि ये कोई बहुत ही बड़ा हिम्मत का काम तो नहीं था, मगर उस वक्त सैम ने वुल्फ को वहां से भगाकर उस लड़की की जान बचा ली थी। यहाँ से सैम उस लड़की को लेकर पहुंचता है सीधा जॉन स्नो के पास में और उसे आकर बताता
होता है कि इसे हमारी मदद की जरूरत है। तो जॉन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ से भागना क्यों चाहती हो। तो वो लड़की बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर यहाँ पर मेरी लड़की हुई तो ये मुझे यहाँ पर रखेंगे, लेकिन अगर लड़का हुआ तो जॉन स्नो पूछता है कि क्या होगा, मगर उस वक्त वो लड़की बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वहीं से सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर वैसे तो बाकी हर कोई सो रहा होता है, मगर जॉन स्नो बाकी सभी टेंशन के कारण जगा हुआ होता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है क्रेस्टर पर, जो कि अपने न्यूली बॉर्न बेबी को जंगल में कहीं ले जा रहा होता है। और अब जैसा कि सुबह सुबह उसकी बात एक लड़की से हुई थी कि वो प्रेग्नेंट है और एक बच्चे को जन्म देने वाली, तो अगर लड़की हुई तो ठीक है, लेकिन अगर लड़का हुआ तो कुछ ना कुछ तो बुरा हो गई। और इन्हीं सभी बातों के चक्कर में जॉन स्नो उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि क्रेस्टर उस छोटे से बच्चे को जमीन पर रख देता है और एक नीली आंखों वाला क्रीचर आकर उस बच्चे को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन ऐसा करते हुए वहां पर अब क्रेस्टर की नजर भी जॉन स्नो पर पड़ चुकी होती है। अब यहाँ पर जॉन स्नो उससे छुपते छुपाते किन्हीं पेड़ों के पीछे चला जाता है, लेकिन इस एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि क्रेस्टर को अब जॉन स्नो मिल चुका होता है और वो उसके सर पर एक खींच कर वार कर देता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, क्या होगा इसके अगले एपिसोड में? क्या गैंड्री और साथ ही आर्या मिलकर एक टीम बनाकर वापस से किंग्सलैंड आ पाएंगे? और क्या डिवोर्स का वो पायरेट फ्रेंड अपनी पूरी टीम के साथ में लैनिस्टर्स पर हमला करेगा? तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए प्लीज बने रहिए मेरे साथ। कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।